एरिया 6a² के बराबर होगा। 6a² मतलब स्क्वायर जो है सिर्फ भुजा पे लगाना है, मतलब 6 इंटू ए का स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे बोला जाए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, लैटरल सरफेस एरिया बताइए, तो लैटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ? लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, चार दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चार फलकों का क्षेत्रफल, चार पृष्ठों का क्षेत्रफल। आप कह रहे हो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो चार पृष्ठ का क्षेत्रफल एल ए से का मान कितना होगा? आप बोलोगे 4a² के बराबर होगा। अगर एक भुजा ए के बराबर है तो एल ए से 4a², टी ए से 6a²। तो दो फॉर्मूला बताया गया था, टी ए से यानी टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और एल ए से यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यही दो फॉर्मूले पढ़ाए गए थे लास्ट क्लास में। तो इसी पे आधारित डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, को पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, आंसर आप पोल सेक्शन में दोगे। बोला जा रहा है एक घनाकार डब्बा है, डब्बा जो है घन की आकृति की है, डब्बा का एक किनारा जो है ए सेंटीमीटर है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, टोटल सरफेस एरिया पूछी जा रही है। तो ये बताइएगा क्या आंसर होगा। अभी अभी फॉर्मूला बताया गया था, टीएस से पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। कुल क्षेत्रफल या टोटल एरिया कहने का क्या मतलब हुआ? टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। ठीक है, ठीक है, देखें क्या आंसर होगा आपका। एक घनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर डब्बे का एक किनारा ए सेंटीमीटर है। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला है। अगर एक किनारा ए सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? फॉर्मूला याद है, आप आंसर कर पाओगे 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जो भी समय लगेगा बस इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में लगेगा, है ना, बाकी सीधे फॉर्मूला है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में इस पोल को एंड करके इसका आंसर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और। ठीक है, अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, आंसर करिए फिर आगे बढ़े। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब समझते हैं, और अब आपका चैट सेक्शन भी ओपन है। चलिए, तो यहां पर सीधे सीधे एक फॉर्मूला ही आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा। बोला जा रहा है कि एक घनाकार डब्बा है, मतलब क्यूब की बात की जा रही है ना। इसका किनारा ए सेंटीमीटर का है। अगर ए सेंटीमीटर किनारा है मतलब एक भुजा या एक किनारा ए हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को आप टी ए से लिखते हो। और अगर एक किनारा ए है तो टोटल सरफेस एरिया 6a² के बराबर हो जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला है 6a² टोटल सरफेस एरिया का। अगर आपसे एल से पूछा जाता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप 4a² बोलते, लेकिन अभी टी ए से पूछा जा रहा है। अगर इकाई सेंटीमीटर में दिया गया है तो टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का? सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछा जा रहा था और भी कुछ नहीं पूछा जा रहा था। ठीक है, अच्छा, जिनका भी माइक ऑन हो रहा है बार बार, प्लीज अपना माइक आप बंद रखिएगा। ठीक है, असु कुमार से जो भी बच्चे हो। चलिए ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है, सीधे सीधे फॉर्मूला ही था। चलिए, तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हमें सिलेंडर पढ़ना है कि बेलन क्या होता है ना, बेलन की आकृति दिखती कैसी। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि बेलन एक 3D आकृति है। क्या कहोगे? त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति कैसे है? क्योंकि आप अगर बेलन को इमेजिन कर पाओ, बेलन को अगर देखोगे, आपको दिखाया भी गया था जब भी पढ़ाया जा रहा था, तो इस तरीके का बेलन बनता है ना, एक वृत्त बनाते हो फिर एक वृत्त बनाते हो, इस तरीके से आप इसे मिला देते हो, तो ये आकृति को आप बेलन कहते हो। तो अगर बेलन को आप इमेजिन करोगे, तो अगर बेलन को अपने टेबल पर आप रखे तो आपके टेबल पर एक स्थान घेरेगा, आपके टेबल पर एक स्थान घेरेगा, साथ के साथ हवा में भी कुछ स्थान घेर रहा है, तो इसलिए हम इसे 3D आकृति कहते हैं।
ठीक है, त्रिविमीय आकृति है। चलिए, तो देखो यहां पर एक इमेज बनाया गया, इस इमेज को आपको देखना है, जो बेलन दिख रहा है, बाकी सारी चीजों को अभी नहीं पढ़ना, बाद में हम लोग देखने वाले हैं उसे। तो जो बेलन आपको दिख रहा है, बेलन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये बेलन बनता कैसे है? तो इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में एक वृत्त होता है, ठीक है, जो भी लाल कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वाला हमारा एक ऊपरी भाग है, यह कैसा है, एक वृत्त है ना, एक वृत्त है। नीचे का भाग है, जो नीचे वाले भाग को ध्यान से देखिए, यह भी क्या है, नीचे वाले भाग भी एक वृत्त है, यह भी एक सर्कल है ना, ये दोनों वृत्त हो गए। और ये वाला जो भाग है, जो मैं हरे कलर का बना रहा हूं, ये वाला भाग जो है एक आयत का बना होता है, एक रेक्टेंगल का बना होता है। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सर रेक्टेंगल का कैसे बना होता है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो पहले ये बताइए, इतना तो समझ में आया ना कि दो वृत्त होते हैं, ये तो समझ में आया, ऊपर का भाग वृत्त और नीचे का भाग वृत्त होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का कैसे बना होता है, ये जब हम लोग सीए से पढ़ेंगे, मतलब जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आयत का बना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़े देर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये देखिए, ये दोनों जो वृत्त हैं, ये जो नीचे का भाग आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसे आप क्या बोलोगे, इस वाले को कहते हैं बेलन का आधार। क्या कहते हैं, बेलन का आधार, ठीक है। या क्या कहोगे, इंग्लिश में बेस कहोगे, है ना, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ऊपरी भाग को भी बेस कहेंगे क्या, इस वाले को भी बेस कहेंगे क्या? यस सर। हाँ, तो इसे भी आप आधार कहते हो, ठीक है, इसे भी हम आधार कहते हैं, इसे भी आप बेस कहोगे। अब बोलोगे सर आधार तो हमेशा नीचे वाला होता है, नहीं, हो सकता है कि इस सिलेंडर को अभी मैं नीचे की तरफ ब्लू वाले की तरफ से रख रहा हूं, ठीक है, अभी मैं इस तरफ से इसे रखा हुआ, ठीक है, तो आप इसे आधार कह रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सिलेंडर को मैं लाल वाले तरफ से रख दूं, इसको पलट के, है ना, इसे पलट के उल्टे तरफ से भी रख सकता हूं, तो यह भी हमारा आधार हो सकता है। तो बेलन का जो भी दो भाग होता है, वृत्त वाला, है ना, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, इन दोनों को बेलन का आधार कहते हैं। इतना क्लियर है सभी का कि आधार क्या होगा? इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, एक एक चीज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेलन का आधार समझ लिया कि बेलन का आधार, ये दोनों ही को बेलन का आधार कहेंगे। ये बात अलग है कि कई बार आपको ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा, बेलन का आधार और बेलन का ऊपरी भाग, है ना, दोनों ही चीज लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऊपरी भाग और आधार दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है, आधार, दोनों ही आधार बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब यस सर। देखिए, अच्छा माइक नहीं ऑन करना है आपको, कई बार बोला जा रहा है ना, माइक किसी को नहीं ऑन करना है, जो भी आपको बोलना है चैट सेक्शन में आपको लिखना है। चलिए, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या कहूं कि ये त्रिज्या जो आर है ना, वृत्त की त्रिज्या अगर आर है, तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब जो आधार का त्रिज्या होता है, वही बेलन का त्रिज्या कहलाता है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा आर, उसे ही हम बेलन का त्रिज्या कहते हैं। तो कभी भी आप देखो कि बेलन का त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या कहने का क्या मतलब हुआ, रेडियस ऑफ सिलेंडर कहने का मतलब हुआ उसके आधार पे जो वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है इतना? बेलन का त्रिज्या क्या होगा, तो बेलन के आधार में जो वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या, उस सर्कल का रेडियस, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं कि बेलन का ऊंचाई क्या होता है, एच क्या होता है ना, बेलन का ऊंचाई। देखो ये दोनों जो वृत्त हैं, इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, ये दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस दूरी को ही, ठीक है, ये जो दूरी आपको दिख रहा है, इस दूरी को ही बेलन का ऊंचाई यानी हाइट कहते हैं। क्या क्या समझ में आ गया? बेलन का ऊंचाई आपने समझ लिया, एच को क्या कहोगे, बेलन की ऊंचाई, है ना, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि आधार क्या होता है, आधार का त्रिज्या क्या होता है, बेलन का त्रिज्या क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है, इतना क्लियर है। तो एच को क्या कहेंगे, बेलन की ऊंचाई। चलिए अब बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि बेलन का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास क्या हो जाएगा, बेलन का डायमीटर क्या हो जाएगा? त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सिर्फ 10 लिखोगे तो गलत होगा, 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर के साथ, इकाई के साथ बोलोगे। तो आपको ये पता है कि अगर मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, अगर हमारा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना, इस वाले को आप 5 सेंटीमीटर का दो त्रिज्या, तो ये पूरी जो दूरी होगी, यही जो वृत्त का व्यास होगा, इसे ही हम
बेलन का व्यास कह देंगे। तो बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर बेलन का व्यास मान लो आपको दिया गया है, बेलन का व्यास मान लो दे दूं 24 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी ये बताइए। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो आर का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर को आधा कर दोगे। तो जब भी डायमीटर निकालना हो आप त्रिज्या को डबल कर दोगे, गुना 2 कर दोगे, और जब भी त्रिज्या निकालना हो तो डायमीटर यानी व्यास को आधा कर दोगे, आ जाएगा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो यहां तक ध्यान से सुनिए, क्या क्या सीख लिया। आधार के बारे में सीख लिया, त्रिज्या और ऊंचाई के बारे में सीख लिया। एक चीज आपका डाउट रहा कि ये जो लिखा हुआ था कि आयत का बना हुआ था, ये आयत का कैसे बना हुआ है, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज अभी पढ़ाई गई, सबसे पहले वही चीज यहाँ लिख रखा है सारी चीज। इस पेज की आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वृत्त का बेलन का आधार, वृत्त जो होता है वही बेलन का आधार कहलाता है, और ये दोनों ही आधार होते हैं। आधार कितने होते हैं? 2 आधार होते हैं। इन दोनों आधार के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे ही हम हाइट यानी उसे ही हम ऊंचाई कहते हैं, और दोनों वृत्तों की त्रिज्या को ही बेलन की त्रिज्या कहते हैं। और ये बताओ कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल A1 कह रहा हूँ, ऊपर वाले वृत्त का, और नीचे वाले का A2 कह रहा हूँ, तो ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे या नहीं होंगे? दोनों ही आधार A1 और A2 दोनों एक जैसे होंगे ना। आप कहोगे दोनों ही आधार बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल एक ही होंगे, बिल्कुल एक जैसा होगा। अनुराग, आपको क्यों लग रहा है कि नहीं एक जैसा नहीं होगा? तो दोनों ही आधार बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना, तभी हम उसे बेलन कहेंगे। ठीक है, तो इसका आधार और ऊपरी भाग बिल्कुल एक जैसा होता है, दोनों ही वृत्त बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो उनका क्षेत्रफल भी एक जैसा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? तो अगले टॉपिक में हमें सिलेंडर का, देखिए सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, बेलन के ही बारे में बात करेंगे। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, एक नया नाम आपको दिख रहा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो ये देखने वाले हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो आप सभी को पता है, टोटल सरफेस एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, घनाभ में भी पढ़ा, घन में भी पढ़ा। तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप क्या लिखते हो? TSA लिखते हो, है ना, TSA लिखते हो। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आएगी, जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, तब मैं उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहता हूं इंग्लिश में, और उसे मैं CSA लिखूंगा। ठीक है, CSA लिखने का क्या मतलब हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी बेलन का। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखो यहां पर क्या लिखा है, आप बोलोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे हम CSA कहते हैं। ये सारी चीज नोट करना है साथ के साथ। अब देखें क्या लिख रखा है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये आयताकार शीट का क्षेत्रफल होता है। अब यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आयताकार शीट का क्षेत्रफल कैसे होगा, आयत के क्षेत्रफल से क्या मतलब है उसको, है ना। तो चलिए अब इसको समझते हैं डिटेल में, है ना। मान लेते हैं कि ये जो बेलन है, पहले इस बेलन को देखो, मान लेते हैं कि ये जो बेलन है इसका त्रिज्या जो है, मतलब इसके वृत्त की जो आधार की जो त्रिज्या है वो R है, इसकी ऊंचाई जो है वो H है, मतलब इस बेलन की जो ऊंचाई है वो H है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजों को समझाने के लिए अभी मैं अपना स्क्रीन रोक रहा हूं। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, अब सभी को अपना मोबाइल घुमा लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना मोबाइल रखोगे, ठीक है, इस तरीके से आप अपना मोबाइल रखोगे, इस तरीके से क्लास देखोगे, तभी सारी चीज दिख पाएगी। चलिए मोबाइल को घुमा लेना है। अब बताइए आप सभी को एक आयताकार सीट दिख रहा है, आप सभी को एक आयताकार सीट दिख रहा है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। यस सर। ठीक है, आयताकार सीट दिख रहा है, यह एक आयत है ना। अब देखते हैं कि बेलन बनता कैसे, आपको यह समझना होगा कि बेलन आखिर बनता कैसे है। तो ये आयताकार सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है। इसमें आपको दिख रही है कि एक लंबाई है, एक लंबाई दिख रही है सभी को, ये बताइएगा सभी को लंबाई दिख रही है। ठीक है, और इसकी एक चौड़ाई है, इस वाले को देखो, यह चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई है
इसे आप बी भी लिखा देख रहे होगे, एच भी लिखा देख रहे होगे, एच भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बी और एच क्यों लिखा गया है ना। अब देखो, इस सिलेंडर को, सॉरी इस आयत को, इस सीट को अगर मैं इस तरीके से मोड़ दूं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं मोड़ दूं, ठीक है, अब देखो, अब ये आपको क्या दिख रहा है, अब ये जो भी आकृति आपको दिख रही है ना, ये एक सिलेंडर है। देखो आयत से क्या बन गया, आयत से एक सिलेंडर बन गया, एक बेलन बन गया, है ना। इतना क्लियर है सभी का कि आयत से ही हम, आयत को अगर हम इसे मोड़ दिए तो सिलेंडर बन गया, बेलन बन गया। अब देखो ये वाला क्या है, इस वाले को ध्यान से देखो, यहां पर आपको एच और बी लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब जो आयत का चौड़ाई था, जो आयत का चौड़ाई था जिसे आप बी कह रहे हो, वही बेलन का ऊंचाई हो गया या नहीं हो गया, ये बताइए। जो बेलन का चौड़ाई था, जो बी लिख रहे थे, उसे ही बेलन का आप ऊंचाई कह रहे हो, वही एच के बराबर है, इसीलिए यहां पर एच भी लिखा गया था। ठीक है, ये बताइए क्लियर है सभी का। इतना क्लियर है तो बताइए। देखो इस तरीके का बेलन दिख रहा है हमें, ठीक है, जिसकी ऊंचाई एच के बराबर दिख रही है। एच के बराबर कहने का मतलब ये जो आयताकार सीट का जो चौड़ाई था, वही ऊंचाई बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताइए कि मान लो अगर ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, यहां पर जो वृत्त दिख रहा है ना, इसको मैं खोल के यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लो इसकी त्रिज्या आर है, ये दिख रहा है ना वृत्त, सभी को दिख रहा है वृत्त, ये बताइए, वृत्त सभी को दिख रहा है। तो यही हमारा बेस ऑफ सिलेंडर है ना। इस वाले को यहां पर आप लगाओगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप लगाओगे तो बेलन का सिलेंडर का बेस बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो वृत्त है, इसका त्रिज्या अगर आर है, तो बताइए इसकी परिधि कितनी होगी, ये बताइएगा। अगर त्रिज्या आर है तो इसकी परिधि कितनी होगी, ये बताइएगा। अगर इस वृत्त का त्रिज्या आर है तो इसका परिधि कितना होगा, परिधि का क्या फॉर्मूला है, ये बताइएगा। वृत्त का अगर त्रिज्या आर है तो परिधि 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, एक आंसर आया अरमात, वेरी गुड, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो परिधि है ये 2 पाई आर के बराबर है ना, ये परिधि 2 पाई आर के बराबर है। मतलब अगर आप देखो इस तरीके से आपने सिलेंडर बनाया था, ये जो पूरी लंबाई है, ध्यान से समझते जाइएगा तभी सारी चीज समझ में आएगी। ये 2 पाई आर के बराबर है, ये दिख रहा है सभी को, ये 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, आप इसे अगर खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो 2 पाई आर आप कह रहे हो, वही तो हमारा लंबाई है, वो आयत का लंबाई है। मतलब जो लंबाई है वही 2 पाई आर है। समझ में आ रहा है, जो लंबाई है, यहां पर दिख रहा होगा आपको 2 पाई आर भी लिखा हुआ दिख रहा है और एल भी लिखा दिख रहा है। मतलब जो लंबाई था वही 2 पाई आर के बराबर है। ये समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको ये समझ में आया कि ये जो भी बेलन है, इसकी, ये तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि आयताकार शीट को मोड़कर बेलन बना सकते हैं। आयत का जो चौड़ाई है, अपने कॉपी में नोट कीजिए, सबसे पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए, आयत का जो चौड़ाई है, बी बराबर बेलन का ऊंचाई, बी बराबर एच। सभी ने नोट कर लिया, बी बराबर एच नोट करना है। मतलब आयत का जो चौड़ाई होगा वो सिलेंडर का ऊंचाई बन गया। ठीक है, उसके बाद आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है, ये लंबाई ही ये जो बेलन का परिधि, आधार का परिधि हो गया, 2 पाई आर के बराबर हो गया। इतना क्लियर है सभी को। इतना क्लियर है तो बताइए वाई लिख के। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। फिर से मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है सभी को। चलिए, अब स्क्रीन भी दिख रही है सभी को, अब सभी को स्क्रीन दिख रही है। चलिए अब समझते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलोगे ये समझ में तो आ गया कि अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये समझो। तो ये वाला भाग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये जो भाग है, जो आयताकार सीट का भाग जो होता है, मतलब दोनों आधार को छोड़ देना है ना। तो कभी भी बेलन का दोनों आधार को छोड़ दो। मान लो कुछ इस तरीके का पाइप है जिसमें कोई आधार ही नहीं है। मतलब पाइप में क्या होता है, दोनों ही आधार खुला हुआ होता है, पाइप खुला होता है ना, दोनों ही तरफ कुछ भी नहीं लगा रहता। तो अगर मान लो यह भी आधार नहीं है, यह भी आधार नहीं, खुला हुआ सिलेंडर है, ओपन सिलेंडर है ना,
तो अगर ओपन सिलेंडर है, खुला हुआ सिलेंडर है, तो इसका जो वक्र भाग है, ये वाला जो भाग है, मतलब आधार को अगर आप छोड़ दोगे तो जो क्षेत्रफल होगा, ये आपको समझ में आ रहा है, वो आयत का, आयताकार शीट का ही क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि आयत को ही मोड़कर ये बनाया गया था। इतना क्लियर है सभी को? आयत को ही मोड़कर बनाया गया था। अब बोलोगे आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अब मैं कह रहा हूं, अभी अभी आपने ये समझा था, अभी मैं आपको दिखा रहा था कि जो आयत का जो लंबाई है वही परिधि के बराबर था, 2 पाई आर के बराबर था, है ना, 2 पाई आर के बराबर था। अगर त्रिज्या आर के बराबर है तो इस वाले आयत को अगर आप मोड़ोगे, है ना, मान लो इस आयत को आपने मोड़ा और इस तरीके से मोड़ के आपने ये वृत्त बना दिया, तो ये जो एल है यही 2 पाई आर के बराबर होगा, जो लंबाई होगा वही 2 पाई आर के बराबर होगा, और जो चौड़ाई है, साफ नहीं आ रही है, की आवाज आ जो रही है। जो भी चौड़ाई है, हाँ आवाज जा रही है, ठीक है, जो भी चौड़ाई है वही ऊंचाई के बराबर था। हाँ ये बताइए, कुछ डाउट है क्या किसी का? सर आवाज साफ नहीं आ रही है, की एक आवाज आ बार, रही। ठीक है, एक बार लेफ्ट कीजिएगा फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है दीपेंद्र? ठीक है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन होइए, ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, आवाज जा रही है, ठीक। चलिए, तो ये अब तक क्या समझा हम लोगों ने कि 2 पाई आर क्या हुआ, लंबाई हो गया आयत का, एच क्या हुआ, जो चौड़ाई था वही ऊंचाई बन गया था, अभी आपको दिखाया गया था। तो यहां से हम कह सकते हैं जो भी सिलेंडर है, जो भी बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी ए से जो होगा, ये 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच के बराबर होगा। ये समझ में आया कि फॉर्मूला आता कहां से है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2 पाई आर एच, पाई का मान आप सभी को पता है 22/7 लोगे, है ना, और 3.14 भी ले सकते हो, जो भी सही लगे, है ना, 3.14 या 22/7। इतना क्लियर है? सी एस ए क्या होता है? चलिए, तो सी एस ए अगर समझ लिया तो फिर इसके आगे की चीज काफी आसानी से समझ जाओगे। चलिए, अब ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, एक बार जो भी चीज आपको पढ़ाया गया वो सारी चीज यहां पर लिख रखी है। इस पेज की भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो, 5 सेकंड का समय है आपके पास। 5 4 3 2 1। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, एक बार जल्दी से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बताया गया बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आयताकार शीट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, या लंबाई गुना ऊंचाई लिख दिया गया, क्योंकि जो ऊंचाई है वही चौड़ाई बन जाता है ना। लंबाई 2 पाई आर बन जाता है, तो 2 पाई आर इंटू एच कर दिया गया। तो यहां से हम कह सकते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच के बराबर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस ए का ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 पाई आर एच, जहां पर आर क्या है? आर बेलन की त्रिज्या है, एच बेलन की ऊंचाई है, मतलब आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब आगे बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कई बार ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, इसे कई जगह एल एस ए भी लिख के दिया जा सकता है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही लैटरल सरफेस एरिया होता है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं। कई बार जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी एल एस ए और सी एस ए लिखा जाए तो आप समझ जाना कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जा रही है। इतना क्लियर है? क्योंकि आप याद करो, घनाभ में जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जो लैटरल सरफेस एरिया था, वो क्या था? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब आधार और छत को छोड़ दिया गया था। तो यहां पर भी लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया में देखो दोनों आधार को छोड़ दिया गया है ना, दोनों ही आधार को छोड़ दिया गया। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं जो कर्व सरफेस एरिया है वो लैटरल सरफेस एरिया के ही इक्विवेलेंट है। इतना समझ में आया? तो जिस तरीके से घनाभ में लैटरल सरफेस एरिया होता है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बस ये ध्यान रखिएगा कि एल एस ए अगर लिखा जाए तो इसका मतलब समझ जाना है आपको सी एस ए की बात की जा रही है, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। चलिए चलिए अब समझते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे?
TSA लिखोगे, है ना, TSA लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। चलिए, तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसमें वक्र भाग तो आएगा ही। अगर मान लो इस बेलन का क्षेत्रफल टोटल एरिया पूछा जा रहा है, मान लो एक ऐसा बेलन है जो पूरी तरह से बंद है, मतलब इसमें दोनों ही आधार है ना, नीचे की तरफ भी आधार है, ऊपर की तरफ भी आधार है ना, अगर पूरी तरीके से बंद डब्बा है ना, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के तो बराबर होगा ही होगा, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर तो होगा ही। साथ के साथ आपको ये दोनों आधार को भी जोड़ना होगा, तो ये दोनों जो आधार आपको दिख रहे हैं इन दोनों को भी जोड़ना होगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसे हम क्या लिखते हैं, CSA, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या लिखा, कर्व सरफेस एरिया मतलब आयताकार शीट का क्षेत्रफल, और ये क्या हुआ, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब दो वृत्तों का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड कर दोगे, यानी एक आधार और एक ऊपर का भाग, मतलब दोनों ही आधार को जोड़ दिया। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल को आप कह रहे हो कि ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। दो, क्योंकि दो आधार होते हैं, और वृत्त का आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, है ना, इतना समझ में आया। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो भी TSA का मान होगा, वो CSA में जो भी CSA होता होगा उसमें आप 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे। ठीक है, अब CSA क्या होता है, अभी अभी आपको पढ़ाया गया, CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे सीधे आपको पता है 2 पाई RH, है ना, और यहां पर लिख रहे हो 2 पाई R स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो आपको दिख जाएगा 2 पाई R, फिर मैं लिख रहा हूं H, फिर मैं दे रहा हूं प्लस, फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 पाई। अब देखो ये जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर को R इंटू आर लिख सकते हैं ना, R स्क्वायर को R इंटू आर लिख सकते हो, तो आप लिखोगे एक बार R ऐसे लिखा, फिर एक बार R मैं ब्लू कलर का लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक बार ब्लू कलर का लिख दे रहा हूं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कीजिएगा, अंकुश के नाम से जो भी बच्चे हो। चलिए, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 2 पाई आर दोनों ही में कॉमन है, 2 पाई आर यहां भी आया, 2 पाई आर यहां भी आया, तो आप 2 पाई आर को कॉमन ले लोगे, 2 पाई आर को कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में आपको दिख रहा है H प्लस आर बच रहा है ना, तो यही फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। तो TSA का एक फॉर्मूला आपके सामने है, TSA का फॉर्मूला यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या H प्लस आर लिख सकते हो। मतलब 2 तो 2 है, पाई तो पाई है, आर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, H क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। इतना क्लियर है सभी का। TSA क्या होता है, CSA क्या होता है, इस बार LSA नहीं लिखते हैं, ज्यादातर आपको CSA लिखा मिलेगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि CSA को ही LSA भी करते हैं। ठीक है, ये दोबारा समझना है। ठीक है, मैं सारी चीज को मिटा रहा हूं, जल्दी से समझा रहा हूं। ठीक है दीपेंद्र, ठीक है, जल्दी से ये समझिएगा। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, मान लो बेलन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, तो आप बोलोगे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह तो होगा ही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक ये वृत्त, ये आधार प्लस ये आधार, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना है बस। तो ये आयताकार शीट का क्षेत्रफल को ही कह रहा हूं कि ये हमें CSA के बराबर होता है, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, दो वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसे ही TSA कह देते हैं। ठीक है, अब यहां से आप खुद सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। CSA क्या होता है, CSA होता है 2 पाई RH, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर को मैं 2 पाई आर स्क्वायर ही लिख दे रहा हूं। यहां से आपको 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में मिल रहा है H प्लस आर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है TSA का। अब समझ में आया आपको दीपेंद्र, ये बताइए, क्लियर है अब? यस सर। चलिए अब आगे बढ़े। तो जो भी चीज अभी आपको पढ़ाई गई वही सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है, एक बार मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया TSA जो होगा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल में दो वृत्तों का आधार का क्षेत्रफल आप जोड़ दोगे। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल को लिखा गया L इंटू एच यानी 2 पाई RH, है ना, या कर्व सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हो 2 पाई RH, दो गुना वृत्तों के आधार का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, है ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद H प्लस आर आया ब्रैकेट में, तो यही फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करके रखना। अब बताइए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
अब पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, कभी आपसे त्रिज्या दी जाएगी आपको और ऊंचाई दी जाएगी। अगर आर एच का मान दे दिया गया, ध्यान से सुन लेना है कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है आपके एग्जाम। मान लो अगर आर और एच दे दिया गया, तो आप यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता सकते हो, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता सकते हो, है ना। कई बार ऐसा होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दे दी जाएगी और त्रिज्या और ऊंचाई में से कोई एक दिया जाएगा और त्रिज्या या ऊंचाई की मान आपसे पूछी जाएगी, है ना। तो जो भी दिया जाएगा उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूला लिखिएगा, जो जो भी मान दिए गए उन मानों को भरना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर दे रहा हूं, पहले सॉल्व करना है उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, चलिए धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची, मतलब धातु की जो भी चादर होगी वो आयताकार होगी, ये मान के चलना है कि वो आयताकार होगी, है ना। उसको अगर मोड़कर एक बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है ना। बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल बनाया जा रहा है। उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और उसके आधार का जो त्रिज्या है, आधार का जो त्रिज्या है वो 0.5 मीटर है। तो हमें क्या दे दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया 3 मीटर, आधार की त्रिज्या दे दी गई 0.5 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, है ना। यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी टंकी है बंद है ना। एक बंद बेलनाकार टंकी है, मतलब दोनों ही तरफ से ये बंद है ना। दोनों ही तरफ से ये बंद है ना। तो आप ये देखो कि यहां पर आप टी ए से कैलकुलेट करोगे या सी ए से कैलकुलेट करोगे, है ना। ये देखिए जिसके भी आपको जो लगता है उसका फॉर्मूला लगाना है, सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा। बंद टंकी है मतलब दोनों ही तरफ से ये बंद है। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो आज जो भी बच्चे गुरुग्राम विलेज स्कूल से हैं, गुरुग्राम विलेज बॉयज स्कूल से हैं, वो क्लास के एंड में रुक जाइएगा। स्नेह मैम से आप सभी को बातें करनी है कुछ, ठीक है। तो गुरुग्राम विलेज स्कूल से जो बच्चे हैं बस वही रुकेंगे, बाकी लोग क्लास के एंड में लेफ्ट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए चलिए तो पहले ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची, मतलब हाइट दे दिया गया, 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार मतलब रेडियस दे दी गई, त्रिज्या दे दिया गया, बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है, कितने वर्ग मीटर चादर की जरूरत होगी। मतलब क्षेत्रफल पूछी जा रही है ना, कितना क्षेत्रफल यूज होगा चादर का। लेकिन डाउट ये है कि टी ए से निकाला जाए या एल ए से सी ए से निकाला जाए, है ना। तो दो फॉर्मूला है आपके पास, तो आप ये देखो कि टी ए से होगा इसका आंसर या सी ए से होगा। आप क्या करोगे जब एक बंद टंकी की बात की जा रही है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। ऐसे ही आएगा। ठीक, चलिए सभी लोग के आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे अभी ज्वाइन हो सभी के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया आप ही को डिसाइड करना है और बताना है क्या आंसर होगा इसका। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे फिर पोल को एंड किया जाएगा। ठीक है, आखिरी 20 सेकंड और है, अगर अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करें। 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और है लास्ट आपके। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड्स, ठीक है, 5,
4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और आपका चैट सेक्शन अब ओपन है। चलिए अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक धातु की चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली। तो इतना ही पढ़ के आप लिख सकते हो कि जो ऊंचाई है सर हमारा 3 मीटर है। बेलन की ऊंचाई को आप ऐसे लिखते हो। जो त्रिज्या है आर जो है वो 0.5 मीटर है। और आपसे बोला जा रहा है कि बंद बेलनाकार टंकी है। तो अगर बंद बेलनाकार टंकी है तो इस तरीके का टंकी होगा कुछ, है ना। मतलब इस यहां पर भी चादर लगा हुआ होगा धातु का, है ना। यहां पर भी धातु का चादर लगा होगा, मतलब दोनों ही तरफ बंद है। और यहां पर तो चादर लगा ही होगा, ये वाला भाग पे भी चादर लगा होगा। तो यहां से आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे या लेटरल सरफेस एरिया या सीएसए, ये बताइएगा। टीएसए अगर आपका आंसर है तो पहले बताइएगा टीएसए या सीएसए, यहाँ कौन सा कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका टीएसए आंसर आने वाला है या सीएसए आंसर आने वाला है। अच्छा एबीसी नहीं, अच्छा सी कह रहे हो ना, सीएसए, ठीक। नहीं, यहाँ पर देखो आपसे सीधे बोला गया ना कि बंद टंकी है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि बंद टंकी है, बंद टंकी का मतलब कि दोनों ही तरफ से वो बंद है, ऊपर में भी चादर लगा हुआ है, नीचे में भी चादर लगा हुआ है ना। तो आप बोलोगे इस भाग का क्षेत्रफल तो 2πr(h) होगा, इस भाग का क्षेत्रफल 2πr(h) होगा, इस भाग का क्षेत्रफल πr² होगा और इस भाग का क्षेत्रफल πr² होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया पूछी जा रही है आपसे, तो आप बोलोगे सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h+r, है ना। यही फॉर्मूला है आप सभी के पास, 2πr इंटू h+r। अब इसमें मान रख देने, 2 के जगह पर तो 2 ही रखोगे, i के जगह पर आप 22/7 रखोगे, है ना। r के जगह पर क्या रखोगे, r के जगह पर 0.5 रखा गया और h+r तो फिर से लिख दिया 3 + 0.5, यही लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू, इनको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। ये बता सकता है क्या कोई, 3 + 0.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये मिलेगा 3.5, है ना, 3.5 मिलेगा, ठीक है, 3.5 मिला। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो पॉइंट को मैं हटा रहा हूं तो नीचे में एक 10 लगा दूंगा, है ना। इस पॉइंट को हटा रहा हूं तो नीचे में एक 10 लगा दूंगा, ये आपको सिखाया गया है, पॉइंट हटाते हैं तो एक नीचे में 10 लगा देते हैं, ये सारे रूल्स है। अब यहां से काटो, 2 से मैं काट रहा हूं 10 को, ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज, बस यहाँ पे कैलकुलेशन है। 2 से 10 को काटा 5 बार में, इस 5 से 5 को काट दिया, इतना क्लियर है। 7 से मैं 35 को काट रहा हूं, कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। फिर ये 5 से 10 को काट रहा हूं, 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से ये 22 को, देखो 22 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 से 22 को काटा तो कितने बार में कटा, 11 बार में कटा। तो फाइनली यहाँ पर बस और बस बचे, क्या बचा, 11 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया तो बताइए। बस ये कैलकुलेशन अगर आप सही से करोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज वाई लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना क्लियर है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है टीएसए का, लेकिन यहां पे डिसाइड करना है कि टीएसए का ही, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को ध्यान से भी समझ लेना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अभी आपका पोल सेक्शन लॉन्च नहीं किया गया है, ध्यान से यहां पे समझना है। पहले एक रोलर है ना, एक रोलर का व्यास दिया गया है ना, देखना या ध्यान से, व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास दिया गया तो सबसे पहले तो आप रेडियस कैलकुलेट करोगे, रेडियस क्या होगा। उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर दी गई है। तो रोलर कुछ इस तरीके का होता है, रोड पे आप लोग देखते हो ना, रोलर जो चलता है, रोड जब बनता है तो रोलर चलाया जाता है उस पर, है ना, समतल करने के लिए। तो इस तरीके का रोलर होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, वो सिलेंडर की तरह होता है। अब इसकी जो लंबाई है ये 120 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये जो लंबाई है यही h हो जाएगा, इस सिलेंडर का ऊंचाई हो जाएगा, तो यही लंबाई ऊंचाई हो गया। अब किसी खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 500 चक्कर लगाने के बाद खेल का मैदान जो है वो
समतल होता है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है मीटर स्क्वायर में, देखो वर्ग मीटर में पूछी जा रही है ना। तो चलिए ट्राई कीजिएगा इसको। तो अभी मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं आपको, चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है। रोलर का व्यास दिया गया है, लंबाई दी गई है, लंबाई ही ऊंचाई हो जाएगी, और बोला गया है कि समतल करने के लिए किसी फील्ड को, खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है ना। 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए, और वो भी मीटर स्क्वायर में बताइए। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ऑप्शन ए और बी तो आंसर कभी नहीं हो सकता सही, है ना, क्योंकि वो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल बताना है, जबकि ऑप्शन ए और बी को देखें तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो ऑप्शन ए और बी तो कभी नहीं हो सकते। तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, यही 2 मीटर स्क्वायर में है। तो इस क्वेश्चन में आप टाइम ले सकते हो, आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है आपका आंसर। अंकुश के नाम से जो बच्चे, अपना माइक बंद करोगे आप। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, सोल्व कीजिए, फिर आंसर करना है, ठीक है। देखिए आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि मीटर स्क्वायर में, तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो जो भी डेटा दिया गया है, त्रिज्या, रेडियस, व्यास, ये सभी आप मीटर में रख दो, उसके बाद सोल्व करो। दूसरा तरीका हो सकता है कि टोटल एरिया आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करो, फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो, आंसर तो वही आएगा। चलिए 20 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, 20 सेकंड और ट्राई कर लेना है आप सभी को, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। 15 सेकंड और, आखिरी 15 सेकंड और है। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, बस डेटा बदल के बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए काफी अलग अलग आंसर आए हैं इस क्वेश्चन के, तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फ्रेश पेज पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक बेलन का जो रोलर जो है, रोलर के बारे में यहाँ पर देखो बोला नहीं जाएगा आपको कि ये बेलनाकार रोलर है। आपको ये समझ जाना है कि रोलर कैसा होगा। जिस भी चीज से रोड को आप रोल करते हो, जो रोलर होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, वो बेलनाकार ही होगा। तो आपको ये समझ जाना है कि जो रोलर है वो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार ही है, ठीक है। उसके बाद रोलर कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का रोलर होता है। अगर इसकी लंबाई आप कह दो 120 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब ये बेलन का ऊंचाई दे दिया आपको, सीधे सीधे बोल दिया गया कि इस बेलन का जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। उसके बाद व्यास हमारा 84 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे सर डायमीटर दिया गया है 84 सेंटीमीटर, यहां से त्रिज्या कितना होगा ये बताइएगा। त्रिज्या कितना होगा, अगर डायमीटर 84 है तो यहीं से आप बोलोगे कि डायमीटर कुछ नहीं करते, रेडियस यहां से कैलकुलेट करेंगे।
रेडियस क्या करोगे, 84 को 2 से भाग लगा दोगे, है ना, उसका आधा हो जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई आ गया। जब भी आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता चल जाए फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो बेलन का। अब यहाँ पर उठता है कि आप क्या कैलकुलेट करोगे, टीएसए कैलकुलेट करोगे, एलएसए कैलकुलेट करोगे। यहाँ तो पूछा जा रहा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल, तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी बेलन बेलन है ना, कोई भी बेलन, कोई भी रोलर एक चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल तय करेगा वह उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अच्छा जिनका भी माइक ऑन है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि एक चक्कर में कोई भी बेलन के लिए, ये सारी चीज याद कर लो या लिख लो अपने कॉपी में, किसी भी बेलन के लिए एक चक्कर में अगर वो एक चक्कर लगाता है तो जितना भी क्षेत्रफल वो तय करेगा वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इतना क्लियर हुआ सभी का कि एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, हाँ या ना। तो क्या लिखोगे, बेलन द्वारा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में नहीं लिखना है आपको, अपने दिमाग में रखना है, अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके लिखना है कि बेलन द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अच्छा इसको आप कैसे समझोगे, ध्यान से देखिए। अभी फिर से मैं अपना स्क्रीन को रोक रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मान लो मेरे पास ये एक बेलन है, आप सभी को दिख रहा है, ये एक बेलन है ना, ये एक बेलन आपको दिख रहा है जिसका, मान लो ये वाला जो लाइन है, जहां पर आपको लाइन दिख रहा है एच लिखा हुआ है, मान लो ये जो मेरा हाथ जो है, ये हाथ को मैं कह रहा हूं मेरा रोड है इस तरीके से। अब ये जो लाइन है मान लो इस तरीके से रख दिया, ठीक है, इस तरीके से रख दिया। अब ये रोलर चल रहा है रोड पे, है ना, तो यहां से आप जब स्टार्ट किया एक चक्कर का पूरा होगा, जब भी ये लाइन वापस से जब जमीन पर आ जाएगा, है ना, ये लाइन वापस से एक चक्कर मार के जब जमीन पर आ जाएगा तब आप बोलोगे कि एक चक्कर पूरा हो गया। इतना क्लियर है सभी को। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक लाइन मान लो इस तरीके से स्टार्ट हुआ, मान लो ये ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये मान लो रोड है आपका, तो इस तरीके से रोड पे बेलन रखा हुआ है ना, तो ये लाइन अगर एक चक्कर लगाया तो जितना भी एक चक्कर में ये क्षेत्रफल तय करेगा, है ना, एक चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल तय करेगा वो क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यही वाला क्षेत्रफल ग्राउंड के साथ लग रहा है। ये वाला क्षेत्रफल को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला जमीन के साथ टच ही नहीं हो रहा है ना, बस ये वाला टच हो रहा है। इतना क्लियर है कि एक चक्कर में तय किया गया दूरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये अगर समझ में आ गया फिर ये क्वेश्चन हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से स्क्रीन दिखेगी तो वाई लिख के बताइएगा, फिर से स्क्रीन दिखेगी तो वाई लिख के बताइएगा। चलिए तो यहां से हम कह सकते हैं एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, है ना, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। यहां से आप CSA कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, है ना, 2πRH। यहां से आप आगे बढ़ो, 2 के जगह पर 2 लिखोगे, पाई के जगह पर 22/7 रखोगे, R के जगह पर आपको पता है 42 रख दोगे, और H के जगह पर कितना रखोगे, H के जगह पर 120 रख दोगे, है ना, और ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होगे ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों ही सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल यहाँ पर 20 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको आपने काटा इस तरीके से, 42 को काटा 6 बार में, 7 6 42 होता है ना। यहां से आप बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिला 22 गुना 2, ये ध्यान से देखिए, 22 को 2 से गुना किया तो कितना मिला, 44 मिला। ठीक है, 120 को 6 से गुना किया तो ये आपको मिल जाएगा 720, ठीक है, 720 मिल गया। इतना क्लियर है, 44 मिला 720 मिला, इतना क्लियर है, इतना क्लियर तो बताइए, 44 गुना 720, ठीक है, ये 2 गुना 22 44, 12 गुना 6 720। अब 44 को 720 से गुना करना है आपको,
44 को 720 से गुना करना है। कितना आ रहा है गुना करके ये बताइए। 72 को अगर मैं 44 से गुना कर दूं तो ये मिलेगा आपको 4 दूनी 8, 7 4 जा 28, है ना 28। फिर से आप करोगे तो फिर से 4 दूनी 8, 7 4 जा 28, है ना। यहां से आप सोल्व करोगे तो ये 8 8 8 16 6 1 3168 मिल रहा है ना। तो यहां से आपको मिल रहा है 3168 और एक जो जीरो है उसके लिए एक जीरो लगा दिया, है ना। तो ये आया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या यही आंसर होगा? क्या यही आंसर होगा, हाँ या ना? यही आंसर होगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि आप बोलोगे कि सर एक चक्कर में थोड़ी पूरा हो जा रहा है, 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो रोलर को 500 चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो एक चक्कर में अगर इतना क्षेत्रफल तय कर रहा है तो 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? तो आप बताइए 500 चक्कर में इसमें 500 से गुना कर दोगे तो 31680 में 500 से गुना कर दोगे, है ना। तो 500 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा आपको? मिलेगा, गुना करके देखो, 5 से गुना करो, 8 5 40 का जीरो हासिल 4 आया, 5 6 कितना होता है 30, 4 34, 3 आया, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 3 15, है ना। तो 1584 आया, है ना, 1584 आया। उसके बाद देखो 1 2 3 शून्य और थे तो 3 शून्य और लगा दिया, है ना, इतना आया हमारा। इतना क्लियर है सभी को? ये गुना करने के बाद इतना मिला और ये क्षेत्रफल होगा इतना सेंटीमीटर वर्ग होगा। क्या ये आंसर होगा हमारा? अब अगर आंसर करने जाओगे तो आपको दिखेगा आपका आंसर ये अब तक आया है 1584 के बाद 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस को देखोगे तो कहीं भी इतना नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मीटर स्क्वायर में बदल के पूछा जा रहा था, मीटर स्क्वायर में आंसर बताइए। तो आप मीटर स्क्वायर में कैसे बदलोगे? तो कन्वर्जन आप सभी को इसलिए सिखाया गया था। आपको ये पता है कि अगर सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है, मीटर एक बड़ी इकाई होती है। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए किसी लंबाई को आप 10 से भाग लगाते हो, 100 से भाग लगाते हो ना, 100 से भाग लगाते हो। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप 100 के वर्ग यानी 10,000 से भाग लगाते हो। 100 से भाग लगाएंगे, 10,000 से भाग लगाएंगे, इस बार 10,000 से भाग लगाएंगे, है ना। तो इस वाले में मैं अगर 10,000 से भाग लगा दूं, है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर आप 10,000 से भाग लगा दोगे तो ये जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा और ये 4 शून्य कट जाएगी। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाद में क्लास के बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर खुद से हो जाएगा तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। अगर खुद से हो जाएगा कैसे कराए, मैं फोटो भेजूं? क्या बता रहे हो, फिर से बताओ आप। सर जी मैंने खाया क्वेश्चन अलग से। अच्छा, अलग से मतलब इसी तरीके से किए हो ना? नो सर जी, अलग तरह से कर रखा है। आप एक्सप्लेन कर दो, आप बताओ, मैं सुन रहा हूँ। सर जी इसमें जैसे दिया गया है व्यास, तो जैसे आपने ऊपर का बताया है, फिर इसमें मैदान का क्षेत्रफल ले लेंगे प्लस में रोलर का क्षेत्रफल और गए चक्कर की संख्या, फिर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर इसमें आ जाएगा 500 इंटू फॉर्मूला लगा लेंगे 2 π r h का। फिर 500 इंटू में 2 अच्छा इंटू में 2। अच्छा अच्छा, रुकिए, ये बताइए आपने जो फॉर्मूला लगाया वो सी से ही लिया है ना? यस सर जी। हाँ, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला से आप कर सकते हो, ठीक है। वो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो बिल्कुल वो सही फॉर्मूला है, कर सकते हो। वैसे वैसे इसकी ग्रुप पे आप भेज देना ये फोटो, ठीक है। जो भी ग्रुप में आप ऐड हो, इस फोटो जो भी सॉल्यूशन है ना उसका फोटो आप भेज दोगे, ठीक है। उसके यस सर बाद जी। मैं देख लूंगा कि आंसर सही है आपका, किस तरीके से आपने किया है, ठीक है। लेकिन कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, सीधे सीधे यहाँ से आप कह सकते हो ना, एक चक्कर में अगर सिर्फ इतना याद रखना है कि एक चक्कर में जो भी क्षेत्रफल तय करता है वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो यहां से निकल गया। फिर 500 चक्कर में 500 जितना भी क्षेत्रफल होगा वही मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर जी। चलिए पिक्चर आप भेज दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50 और आंसर करने की कोशिश करना है होल सेक्शन में। ऊंचाई दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो आधार का व्यास पूछा जा रहा है।
ध्यान से देखिएगा, व्यास पूछी जा रही है, त्रिज्या नहीं पूछी जा रही। यहाँ पर वेलन का ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी से दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे व्यास पूछा जा रहा है ना। तो आप क्या करोगे, पहले तो त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे और उसको दुगना कर दोगे, तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा। चलिए ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जो भी बच्चे गुरुग्राम विलेज बॉयज स्कूल से है, वो क्लास के एंड में जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसके बाद आप रुक जाइएगा, स्नेह मैम को आपसे कुछ बातें करनी है, ठीक है। और बाकी बच्चे लेफ्ट कर सकते हो क्लास के बाद, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए क्या होगा इसका आंसर। व्यास पूछा जा रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या नहीं पूछी जा रही, व्यास पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका त्रिज्या आएगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे, जो जो भी मान दिए गए उन मानों को भर दोगे, जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करोगे, वहां से त्रिज्या आएगा, है ना। जो भी त्रिज्या आएगी उसको डबल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 15 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड और रुकते हैं। देखिए, अगर ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपसे त्रिज्या और ऊंचाई देके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए। क्वेश्चन में आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दी जा सकती है, और ऊंचाई या त्रिज्या कुछ भी पूछी जा सकती है। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। 10 सेकंड में इसको एंड किया जाएगा। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब समझते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी आसान था, है ना। ये क्वेश्चन तो काफी आसान सा है। इसमें आप बोलोगे कि सर हमें क्या क्या दे रखा है, तो ऊंचाई तो साफ दिख रही है 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब CSA हो गया, तो CSA भी दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे व्यास पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे जो भी फॉर्मूला होता है CSA का, फॉर्मूला क्या होता है, CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 2πRh है ना। 2πRh जो आयत का क्षेत्रफल होता था, 2πr लंबाई, h हमारा चौड़ाई, है ना, 2πRh। अब आगे बढ़ोगे, इसी का मान 88 के बराबर दे रखा है, तो इसी का मान 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यही हमारा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहां पर सभी के मानों को भर देना है ना। 2 को 2 रख दिया, पाई के जगह पर पाई रख दिया, पाई के जगह पर आप 22/7 रख दो, है ना। पाई के जगह पर आप 22/7 रख दोगे। आर का मान नहीं पता, त्रिज्या का मान नहीं पता, तो त्रिज्या की जगह पर आर रख दिया। एच का मान कितना होगा, एच का मान 14 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, तो 14 रख दिया, और ये 88 के बराबर है। यहां पर कुछ चीजों को काटोगे आप, 7 से काटा तो ये 2 बार में कट गया, है ना, तो ये सारी चीज कट गई। अब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो आर का मान कितना दिखेगा, आप बोलोगे 88 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे लिख दिया, फिर ये वाला जो 2 है इसे भी नीचे लिख दिया, फिर ये जो 22 है इस 22 को भी नीचे में लिख दिया, है ना। अब इसको काटो, तो 2 से 88 को काटोगे तो 44 टाइम्स में कटेगा, फिर 2 से काटोगे 44 को तो 22 बार में कटेगा, और ये 22 से 22 कट के हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आई है ना, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आया है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, व्यास पूछा जा रहा है ना, डायमीटर पूछी जा रही है। तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करना है कि आपका आंसर 1 आया, त्रिज्या 1 दिखा तो 1 आंसर कर देना, नहीं, यहीं से गलती हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि व्यास पूछी जा रही है ना, तो व्यास निकालना है फिर जाकर आंसर करना है। चलिए, तो अभी होमवर्क नोट करना है आपको। तो आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2,
ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों एक्सरसाइज आपको सोल्व करके रखने हैं नेक्स्ट क्लास के पहले।